बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर तो वैसे एक पठान हाशिम खान के हाथों शहबाज शरीफ की धुलाई है, लेकिन उसके अंदर हमने आपको 1 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनवानी है, इसलिए उस खबर को ज़रा आखिर पर रखते हैं। पहले सीधा आपको लेकर चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहां पर चोरों को मोर पड़ गए हैं। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के लोगों को यह अच्छी तरह से समझ आ गई है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का इलाज क्या करना है। आज़ाद कश्मीर का एक नौजवान जिसका नाम तला शब्बीर, वो रावलपिंडी अपने मामू के घर गया हुआ था कि वहां से एजेंसीज ने उसे उठा लिया। वही तरीका वीगो डाले, घर के बाहर जाकर तमाम सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल में तोड़फोड़ और किसी को उठा के ले जाओ, ये काम तला शब्बीर के साथ किया और कई दिन से उसका पता नहीं चल रहा था। आखिरकार जो अवामी एक्शन कमेटी क्या है ये बताता हूं आपको अभी। अवामी एक्शन कमेटी ने आखिरकार 12 बजे दोपहर का अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि अगर 12 बजे दोपहर तक तला शब्बीर जो है वो बरामद ना हुआ तो फिर कश्मीर और पाकिस्तान के साथ जो कनेक्टेड आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के जो कनेक्टेड रोड्स हैं, जैसे एक दफ़ा पहले राब्ता कमेटी ने या अवामी एक्शन कमेटी ने बंद किए थे, वो दोबारा तमाम सड़कें और रोड्स और पुल बंद कर दिए जाएंगे। बस ये धमकी लगानी थी अवामी एक्शन कमेटी की कि चौधरी साहब की सुइयां जो थी घड़ी की, वो दुरुस्त जगह पर आ गई और इस नौजवान तला शब्बीर को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे पहले ये ध्यान में रखिए कि इसको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रावलपिंडी में इसके मामू के घर से गायब कर दिया। कोई अता पता नहीं था कौन ले गया, कहां उठा के ले गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल अहमद नूरानी साहब के 2 भाइयों को उठाया हुआ है। अब ये अवामी एक्शन कमेटी क्या है? क्या हर शहर में हर जगह लोगों को अवामी एक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए? तो अवामी एक्शन कमेटी, आपको याद होगा कि हाल ही में आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली के बिलों, आटे की कीमत और दूसरे मामलों के ऊपर एहतजाज शुरू हुआ था। फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने लिए, क्योंकि उन्हें जो सियासतदान थे लोकल उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं रहा था, एक अवामी एक्शन कमेटी बनाई थी जो अवाम में से लोगों पर मुश्तमिल थी। उन्होंने फिर कॉल दी थी, हड़ताल की और एहतजाज की और फिर आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के साथ मिलाने वाले तमाम रास्ते, जाहिर है पुलों के थ्रू, वहाँ पर कोई ना कोई पुल है जहाँ से आप जाके कनेक्ट होते हैं, उन तमाम पुलों को, उन तमाम सड़कों को उन्होंने बंद कर दिया एम्बुलेंस के लिए और दूसरी ऐसी एमरजेंसीज के लिए रास्ता देते थे, वैसे हर तरह की ट्रैफिक के लिए उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। अकल ठिकाने आई, बिजली का बिल भी उनका अलग किया, रेट अलग किया, गंदम हो या दूसरे मामलात हों, सभी के ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन, क्योंकि आज़ाद कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, केपी के बहुत सारे इलाके हों, वहाँ तो चौधरी निज़ामुद्दीन खुद ही चलाते हैं सारा कुछ। तो सब कुछ दुरुस्त हो गया और चंद ही दिनों के अंदर वहाँ पर टैरिफ्स का भी ऐलान हो गया, जो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज थे वो भी ख़त्म हो गए, लोगों के लिए आसानी हो गई। अब तब से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये सीख लिया कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता। चौधरी निज़ामुद्दीन को अगर सीधा करना है तो फिर अवामी एक्शन कमेटी जो है वही काम करेगी। तो फिर अब उन्होंने 12 बजे की धमकी दी थी। 12 बजे से पहले ही ये तराड़ खिल आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान तला शब्बीर था, जो मामू के घर से उठाया गया था और सोहराब बरकत ने रिपोर्ट की है ये खबर, उनका ये क्रेडिट है। अब वो बताते हैं कि अब वो नौजवान जो है वो पुलिस के पास चला गया। तो क्या हर जगह पर, हर शहर में हमें अवामी एक्शन कमेटी ही बनानी पड़ेगी? मेरा ख्याल है बिल्कुल, क्योंकि अब रियासत तो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, रियासत तो उल्टा लोगों को अगवा कर रही है। इन हालात के अंदर लोगों के पास फिर यही इख्तियार है कि इकट्ठे हो जाए, अपने जो आइनी इख्तियारात, अपने जो आइनी हकूक़ हैं उनके ऊपर फिर इकट्ठे होकर एहतजाज करें। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, इसी तरह किसान भी ज़लील और रुस्वा होगा बेचारा, इसी तरह डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, जितने भी इसके अंदर सेहत के जो शोबाजात हैं उनके अंदर लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं, बाकी जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो पिसता जाएगा। अगर आपने अपने हकूक लेने हैं तो फिर आइन ने जो आपको हक दिए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, असेंबल होके पीसफुल प्रोटेस्ट करना, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम सब इसी तरह डिवाइडेड रहेंगे, घरों के अंदर रहेंगे, तो फिर एक एक करके लोगों को उठाया जाता रहेगा, उनको निशाने इबरत बनाकर छोड़ा जाएगा और दूसरे उन्हीं को देखकर इबरत पकड़ते रहेंगे बेचारे और बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक ये जो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने कर रखा है, जिनको जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बिल्कुल सताइश के मुस्तहिक हैं, हमारी तहसीन के मुस्तहिक हैं, और ये भी बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग जिंदा लोग हैं और वो बिल्कुल किसी सूरत भी किसी किस्म की फस्तायत अपने ऊपर मुसल्लत होने देने को तैयार नहीं है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर माइंस एंड मिनरल्स के बारे में है। माइंस एंड मिनरल्स के बारे में नजम सेठी साहब ने एक तज्जिया किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो अलीमा खानम साहबा है
उन्होंने इस बिल को समझ लिया है और उनको ये समझ आ गई है कि ये जो बिल है ये अगर पास हो गया तो इसके नुकसानात हैं इमरान खान के लिए। तो इसलिए नजम सेठी साहब ने कहा है कि जो अलीमा खानम साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत बेहतर है इसमें, और वो यही है कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती, सूबे के जो अहम मामलात हैं, जो इवन ये मिनरल बिल है और दूसरे अहम मामलात हैं, उनको होल्ड पे रखा जाए। अब इसी, आपको याद है हम पहले दिन से इसी तरह का स्टांस ले रहे हैं, बार बार आपके सामने रख रहा हूं पहले दिन से इसी तरह के स्टांस के हमें क्या करना चाहिए, कैसे। मैंने, आपको याद होगा कि शायद सबसे पहले जो एक दो आवाज़ें उठी थी उनमें से हमारी आवाज़ भी थी कि किस तरह मैंने बताया था कि इसी बिल के अंदर इमरान खान की रिहाई या लंबी कैद, दोनों की चाबी जो है वो इसी बिल के अंदर है। बहरहाल अब सलमान अकरम राजा साहब ने मुकम्मल क्लैरिटी दे दी है इसमें, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते हमारी कोशिश यही होगी कि ये बिल जो है इसे होल्ड पर रखा जाए और इसको जो है वो आगे प्रोसेस ना किया जाए। हाँ, जब इमरान खान रिहा हो जाएं, बाहर आ जाएं और वो बाहर आके तमाम, आप ये कह लें कि ब्रीफिंग्स ले लें, तो उसके बाद इस बिल के ऊपर सोचा जा सकता है। जब तक इमरान खान जेल के अंदर है तो शायद उनको बेहतर तरीके से इस बिल के बारे में ब्रीफ भी ना किया जाए। अब इतलात हैं कि जो चीफ मिनिस्टर केपी हैं शायद उनकी मुलाकात, ये पार्टी के अंदर से इतलात नहीं है, ये जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कितना दुरुस्त है, लेकिन रिपोर्ट हो रहा है कि आज, शायद आज या कल, जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हो जाए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि जेल के अंदर वो जाहिर है इन सारे मामला को उतना नहीं समझ सकेंगे, ना ही उन्हें ब्रीफ दिया जा सकेगा। तो इस बिल को जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते, इस बिल को ज़रा मौखर करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में तजारती जंग जो है वो चाइना की और अमेरिका की अब शिद्दत इख्तियार कर गई है, और जंग जो है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी आ गई। आपको पता है कि 184% तक टैरिफ लगा दिया गया था अमेरिका ने चाइना के ऊपर, वापस चाइना ने भी अमेरिका पर लगा दिया था। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल उड़ गई थी, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज ने लूज कर दिए थे। फिर ओवर द वीकेंड, जुमे वाले दिन शाम को जब स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि जो चिप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, इनके ऊपर इस टैक्स का जो है वो अतलाक अभी नहीं होगा, रोक दिया गया, या उसकी एक परसेंटेज बता दी गई कि थोड़ा टैक्स लगेगा इन पर, जिसकी वजह से एक बहुत पॉजिटिविटी आई मार्केट में। लेकिन साथ ही सेक्रेटरी कॉमर्स ने एक और बयान दे दिया कि ये टेम्परेरी है, हम ये जो फ़ोन हैं, चिप्स हैं, इनके ऊपर भी हम मजीद टैक्स लगाएंगे। फिर सदर ट्रंप का भी एक और बयान आ गया। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो चाइना और अमेरिका की ये जो जंग है इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये जंग बढ़ती जा रही है और इससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। सदर ट्रंप चेंज कर रहे हैं पोजीशंस। पहले वो कह रहे थे कि हमने टैरिफ लगाना है, फिर टैरिफ 90 दिन के लिए हटा दिया, फिर चाइना पे टैरिफ लगा दिया, फिर कहा कि जो मेजर चीज़ें थी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, चिप टेक्नोलॉजी, इस पर फिलहाल बिल जो टैक्स है वो कम कर दिया। अब कहते नहीं लगेगा। तो इन्वेस्टर भी परेशान है स्टॉक एक्सचेंज का कि किधर जाएं और क्या करें। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो एक अजीब किस्म का नया सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो रही है, और मुझे खुद नहीं पता कि ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये हमने पहले नहीं सुन रखी पाकिस्तान में। डाके पड़ते हैं, लेकिन ये एक नया काम हुआ है। कमालिया में एक फैसलाबाद के करीब तहसील है, छोटा सा शहर है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ शहर है, मैं यही कहूँगा। बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पर। कपड़ा, स्पेशली खद्दर का कपड़ा जो है वो कमालिया के अंदर बनता है। और कमालिया जो है वो ये जो सिविलाइजेशन यहाँ पर, आप इंडस सिविलाइजेशंस और उससे रिलेटेड सिविलाइजेशंस को जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कमालिया जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़। मीन बहुत ही पुराना है। तो छोटा अभी शहर, लेकिन किसी ज़माने में ये बहुत ही मोतबर और बड़ा शहर होता था और बहुत ही पुराना शहर है। बहरहाल ये तो हो गई उस सिटी से रिलेटेड बात। कमालिया जो है उसमें एक डकैती हुई है। 4 डाकुओं ने घर में वारदात करके डाका मारा है, लेकिन जाते हुए 2 खवातीन की जो है वो असमत दरी भी की है, उनकी इज्जत लूटी है। ये एक अजीब, फैसलाबाद से पिछले दिनों एक मोटरवे के ऊपर भी हमने इंसिडेंट आपको बताया था, और इसके अलावा भी और भी कई जगहों पर ये इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं कि डाका मारा जाता है और 7 खवातीन की असमत दरी की जाती है। ये इस वक्त आप लॉलेसनेस की हालत ही ये देख लें। मेरे ख्याल डाकुओं को डर ही कोई नहीं है, ना कानून से, ना उन्हें लगता है किसी ने उन्हें सज़ा देनी है, ना वो आंसरेबल है, ना उन्होंने गिरफ्त में आना है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। बहरहाल इस पर मरीम नवाज़ की हुकूमत है, कम अज़ कम एक खातून है और कुछ नहीं कर सकती। सैर सपाटे तो चलते रहेंगे, ख़वातीन को तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। तो ये बहुत ही ख़तरनाक खबर है। बार बार ये खबरें जो है वो आ रही हैं। ये कुछ मनाज़र आपके सामने KFC रावलपिंडी से रखेंगे। आवाज़ नहीं आपको सुनवाएंगे इसकी, और आवाज़ इसलिए नहीं सुनवाएंगे कि ये जो पूरे का पूरा इंसिडेंट है ये KFC को बंद करवाने का है। इस डिस्कशन में नहीं जाते कि ये सही बंद करवा रहा है, कोई गलत करवा रहा है, लेकिन जो तरीका है वो दुरुस्त नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी खवातीन हैं, बच्चे हैं छोटे, और पर गंदी गालियाँ निकाली जा रही हैं। गंदी गालियाँ निकालने का तो मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि क्यों निकाली जा रही हैं। चले लोग हड़ताल करते हैं, दुकानें बंद कराते हैं, लेकिन खवातीन और बच्चों का थोड़ा एहतराम करना चाहिए।
ये गालिबन रिपोर्टेडली कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि ये केएफसी है, शायद कैंट रावलपिंडी का। इसके अंदर लोग आए हैं डंडा बरदार, और उन्होंने गंदी, मैंने आपको बताया कि आपको हम सुनवा नहीं सकते जो गलीज और गंदी गालियाँ इसमें, और कोई एक दफ़ा नहीं है, तकरीबन पूरी वीडियो में गंदी गालियाँ हैं, और निकाली तो वो केएफसी वालों को जा रही हैं, जो हमें समझ आ रही है इसको सुन के। लेकिन जाहिर है वहाँ पर औरतें बच्चे बेचारे भाग रहे हैं, डर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा मतलब लॉलेसनेस ही है, मैं यही कहूँगा। मेरी समझ से बाहर है कि लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं तो ये नहीं सोचते कि भाई ये जो बहनें बेटियाँ हैं ये उनकी अपनी हैं, ये जो बच्चे हैं उनके बच्चों की तरह के हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा जी, रायन ग्रिम जो आपको पता है कि बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में जो अखबार है अब ड्रॉप साइट, उसके लिए लिखते हैं, और इससे पहले बहुत ही मोतबर स्टोरीज कर चुके हैं। उन्होंने अब कड़ी तनकीद की है आर्मी चीफ के ऊपर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने आमिर कह दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने कत्ल गारत करवाई है, इन्होंने इलेक्शन लूटा है, तमाम उन्होंने उनके ऊपर जो पिछले चंद महीनों या पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ है वो तमाम स्कोर कार्ड सामने रखा, और कहा कि इन्होंने अदलिया के साथ ये किया है, लोगों को गोलियां मारी गई हैं, लोगों को कत्ल कर दिया गया है, और अमरीकी 3 कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन पर कड़ी तनकीद की है। रायन ग्रिम जो कि एक अमरीकी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि कहा जाता था कि पुराने ज़माने में डिक्टेटर्स के साथ कोई खड़ा हो जाता था। तुलसी गैबर्ट के बारे में कहते हैं कि वो माजी में 10 साल पहले बशर अल असद के साथ खड़ी हुई थी शायद, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बहुत पुरानी बात है, अब नहीं कोई इंडोर्स करेगा किसी डिक्टेटर को। उन्होंने कहा लग रहा है कि अभी भी डिक्टेटर्स को इंडोर्स किया जा रहा है, प्रोवाइडेड कि आप CIA के अहकामात मान रहे हों। अब पता नहीं इसमें वो कांग्रेस मेंबर्स को कहते हैं CIA के अहकामात मानने वाले, या आर्मी चीफ को कहते हैं, ये समझ नहीं उनके इस ट्वीट से मुझे आई। लेकिन बहरहाल कड़ी तनकीद उन्होंने की है, और मैं यही कहूँगा कि आड़े हाथों लिया है उन्होंने आर्मी चीफ को भी और अपने तीनों जो कांग्रेस मेंबर्स हैं अमेरिका के उनको भी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर है आफिया सदीकी। आपको पता है कि जो दहशतगर्दी और अमरीकी फोर्सेस के ऊपर हमला करने के जराइम की जो उन्हें सज़ा दी हुई है, उन्होंने किए हैं कि नहीं किए, आप सबको पता है उस पर, और वो जो सज़ा दी जा रही है उसमें वो अमेरिका की एक जेल में कैद हैं। अब उस बारे में सेनेटर मुश्ताक साहब का दावा ये है कि वो अमेरिका की वजह से वहाँ कैद नहीं है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मौजूदा वज़ीर आज़म और सदर की वजह से कैद है। उनका कहना यह है कि अगर ये लोग चाहें तो आफिया सदीकी रिहा होकर फ़ौरन पाकिस्तान आ सकती हैं। गालिबन इन्होंने कुछ लिखना होगा वहाँ पर, कोई ख़त लिखना होगा, कोई अपील करनी होगी, कुछ करना होगा जिस सिलसिले में वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पर उन्होंने रोशनी डाली, और वो पॉइंट उनका ये है कि ये कभी चाहते ही नहीं कि वो जिंदा आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा ये कभी नहीं चाहते कि आफिया सदीकी जो है वो जिंदा वापस आएँ, ये चाहते हैं कि वो वहीं खुदा न खास्ता वफात पा जाएं और कभी पाकिस्तान में जिंदा ना आए। इससे समझ ये आता है कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि इनको बहुत डर है कि अगर वो जिंदा आ गई तो जाहिर है वो बताएंगे किसने उनके साथ क्या किया। तो यहाँ पर जो फिर बहुत सारे पर्दानशी हैं उनके चेहरों पर से पर्दे उठेंगे। पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बताया जा चुका है कि ISI ने उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया था। कम अज़ कम ये पाकिस्तान जो इस्लामाबाद की सुप्रीम हाई कोर्ट है उसके अंदर ये तमाम चीज़ हुई थी। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमने आपको कल ये तो बता ही दिया था कि हम फिर निशाने पर हैं। फिर क्या, हम वैसे हमेशा ही निशाने पर रहते हैं, लेकिन कल दोबारा जियो टीवी की हेडलाइंस चलाई गई कि शहबाज गिल मतनाज़ शख्सियत, उनको PTI से फारिग करने की तैयारी। PTI के अंदर बातचीत हो गई। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, पहले उन्होंने जंग में लिखी, फिर जियो में ये हेडलाइन चलती रही न्यूज़पेपर्स अपना बुलेटिन के अंदर कि अकॉर्डिंग टू जियो और अंसार अब्बासी के पार्टी के अंदर बहुत सारे अकाबरी ने आपस में बातचीत कर ली है, और उन्होंने कहा है कि शहबाज गिल जैसी मतनाज़ शख्सियत को निकाला जाए। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ये शर्त रखी गई है, और अकॉर्डिंग टू अंसार अब्बासी इस्टेब्लिशमैंट को खुश करने के लिए ये किया जा रहा है कि एक जगह पर तो मुराद सईद का भी नाम था, लेकिन वो हेडलाइन में नहीं चल रहा था, कहीं और मैंने पढ़ा मुराद सईद का भी नाम आ रहा था, लेकिन बहरहाल हेडलाइन में मेरा नाम चलाया गया कि इन जैसी मतनाज़ा शख्सियात जो है उनको हमने फारिग करना। तो ये तो हम भुगत ही रहे थे। कल इसका मैंने जवाब दिया था कि जो कल फारिग करना है वो आज करें, ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन इंशाल्लाह खान साहब तक एक्सेस हुई और उन्हें पता चला कि बाहर क्या हो रहा है, तो जो आज अगर कोई गलत फैसला करेगा तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। तो इसकी हमें फिक्र नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे मेरे लीडर ने कहा था कि मैं जेल जाऊंगा तो और ख़तरनाक हो जाऊंगा, हमारे साथ कुछ ऐसा किया गया तो हमारी जान खलासी की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी जंजीरें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर मैं खुल के बोल नहीं सकता। आज भी इस व्लॉग में भी 3-4 ऐसी खबरें हैं जो मैं करना चाहता था, नहीं कर सकता क्योंकि पार्टी का बंधन है, और जाहिर है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से कई इश्यूज़ के ऊपर मुझे पता होते हैं, मेरे तक दूसरे लोगों की तरह इन्फॉर्मेशन उनसे ज़्यादा आई पहुंची होती है, लेकिन मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा फिर और खुल के बात कर सकूंगा, तो ये भी फ़ायदा होगा। लेकिन आज ये बात करने का दोबारा आपसे मकसद क्या है? आज ये बात करने का मकसद ये है कि हमें ये इतला तो मिली थी चंद दिन पहले कि आपकी क्रेडिबिलिटी को हिट किया जाएगा। हमें नहीं पता था कैसे हिट किया जाएगा, तो हमने अपनी रिसर्च टीम को लगाया हुआ था कि देखें क्या कोई न्यूज़ आएगी हमारे बारे में, क्या आएगा। तो अब पता चला है कि हमारा जो ये व्लॉग है
इससे मिलते जुलते फेक चैनल्स बनाए जा रहे हैं जो आप देख के आपको भी नहीं पता चलेगा, एक लम्हे के लिए तो मुझे भी पता नहीं चलेगा देख के कि मेरा यूट्यूब चैनल है या किसी और का है। बिल्कुल कॉपी, उसका क्लोन तैयार किया जाएगा, बिल्कुल हूबहू उसी तरह का जाएगा नहीं, मतलब किया गया है। ये कई चैनल बनाए गए हैं, ये जो चैनल बनाए गए हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो चैनल जो है ये बनाए गए हमारे चैनल की तरह के, फिर इनके ऊपर हमारे ही थंबनेल लगाकर मटेरियल फैलाया गया। थंबनेल होता है जो हमारा व्लॉग देखने से पहले वो लिखा हुआ, आप हेडलाइंस लिखी हुई ऊपर देखते हैं, जिनको देख के आप क्लिक करते हैं तो वो थंबनेल है। उसके ऊपर आप ये ऐसी खबरें देते हैं जो सच नहीं होती। मसलन इमरान खान साहब अडयाला जेल से रिहा हो गए, ये हो गया, आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया, फलां चीज हो गई, तो जानबूझ के झूठी खबरें उस थंबनेल के ऊपर लिखी जाती हैं। आपको मेरा पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करता, जैसा बहुत सारे दूसरे लोग करते हैं कि सनसनी फैलाने के लिए बात इतनी सी होती है उसे इतना बड़ा करके थंबनेल पे लिखा जाता है ताकि क्लिक बेट्स हों, आप ज्यादा देखें। मीन खोदा पहाड़ निकला चूहा। हम कोशिश करते हैं कि जो बात व्लॉग के अंदर हो वही थंबनेल के ऊपर हो। ये हमारी टीम का यही प्लान है, स्ट्रेटजी है, यही हमारा वे ऑफ डूइंग है। लेकिन अब हमारी क्रेडिबिलिटी को ज़ाया करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने नया काम ये किया है कि धोखा लोगों को दो, इन्हीं की तरह के और चैनल्स बनाओ, उनके ऊपर झूठी खबरें दो, झूठे थंबनेल दो, और लोग कहेंगे यार ये शहबाज गिल साहब को क्या हो गया, ये क्यों झूठी खबरें दे रहे हैं। तो आइंदा जब आप इस तरह का कोई बेहुदा थंबनेल देखें तो ये समझ जाया करें कि ये हम नहीं हैं। हम कभी भी जो बात नहीं होती वो अपने थंबनेल पर नहीं लिखते। तो इसलिए जब आपको इस तरह की चीज़ नजर आए तो वो पहले से ही समझ आया करें कि ये कोई झूठा थंबनेल है। लेकिन जाहिर है मैं आपको भी कसूरवार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो इतने आइडेंटिकल इन्होंने वो जाली सारे चैनल्स बनाए हैं। कुछ तो हमने रिपोर्ट किए हैं, कोशिश हमारी, अब हमने टीम के 2 लोग स्पेशली इस पर लगाए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई वैसे मासूम लोग ये काम करते हैं तो अगर आप हमारी कोई वीडियो इस्तेमाल कहीं पर करते भी हैं, कोई हिस्सा उसका, तो मेहरबानी करके हमारा थंबनेल ऊपर ना लगाएं। वैसे आप अगर कोई छोटा मोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो वो आप बच पाएंगे। अगर आप हमारा थंबनेल लगाएंगे और उस पर जाहिर है फिर आप हेडलाइन अपनी मर्जी की लगाएंगे जो हमारी क्रेडिबिलिटी को नुकसान दे सकती है, तो फिर हमें यूट्यूब को वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका चैनल बंद हो सकेगा या बंद हो जाएगा। इसलिए, और दूसरा मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि कमेंट्स में जरूर बताया करें कोई ऐसी वीडियो अगर आपकी नज़र से गुजरती है जो हमारी क्रेडिबिलिटी को खराब करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। अच्छा, आखिर पर चलने से पहले, ये इस पर कोई तज्जिया नहीं है, कोई तबसरा नहीं है। ये एक पठान है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, और पठान के हाथों शहबाज शरीफ की धुलाई हुई है। हाशिम खान ने क्या किया है सुनिए। आपकी कॉल कस्टमर केयर नुमाइंदे को मिलाई जा रही है, बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। कॉल मिलने का अंदाजन वक्त है 133 सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम, सवाल फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, हाशिम खान बात कर रहा हूँ। जी हाशिम साहब फरमाइए। सर काइंडली आपसे ये पूछना है कि ये जो सिम है ये मेरे नाम पर है, इसके तमाम पैकेजेस, तमाम चार्जेस मैं पे करता हूँ, ठीक है। तो इसमें फिर किसी और की मर्जी तो नहीं चलनी चाहिए ना? जैसे कि जैसा कि एक भीख मांगा हमारा वजीर आजम है, उसकी वॉइस टोन चल रही है इसके ऊपर, जी और उसकी शक्ल से नफरत है। आपने जनाब मेरी रिंग टोन तो उसकी आवाज़ लगाई है, जो बंदा मुझे कॉल करता है उस बदबख्त की आवाज़ सुनने को मिलती है। परेशान के लिए सर मारा चाहूंगा। बेसिकली ये जो ट्यून अगर आपको सुनाई दे रही है ना, जी जी, ये बेसिकली है आपकी सिलेक्ट हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान मेरा बिल तो नहीं पे कर रही है, मैं हाशिम खान बजाते खुद बिल पे कर रहा हूँ अपने फोन का। गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल सही पाकिस्तान तब इंटरफेयर करे मेरे मामले में जब मैं उसका टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कतई जी इजाजत जी नहीं देता इस तरह की किसी नौसरबाज की वॉइस मेरे फोन के ऊपर चल रही हो। मुझे जो जी कॉल जी करे वो इस बदबख्त की आवाज सुन के मेरे बारे में भी गलत इमेज कायम करे। मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट जी है कि या तो मैं ये सिम बंद कर दूंगा, मैं इसका इस्तेमाल छोड़ दूं, या आप काइंडली मुझे छुटकारा दें, इस रिंगटोन को बंद करें। सुन लिया आपने, मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।